हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने 8 फरवरी सीटेट का पेपर जो होने वाला है उसकी प्रैक्टिस क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सीडीपी की कम से कम 12 क्लासेस कंप्लीट की है, जिसमें अप्रोक्स अगर हम लेके चलते हैं तो हम लोगों ने 200 तक क्वेश्चंस आराम से कर लिए हैं। ऑल राइट। और ये हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस बना करके रखेंगे। जैसे कि अगर आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी बिना मतलब की ना बात होती है ना चीत होती है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड आपको आंसर प्रोवाइड किया जाता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के बाद, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, बट मैंने अपनी जब क्लासेस स्टार्ट की थी उसी दौरान इस बात को क्लियर कर दिया था कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट ना कर पाए। मुझसे वही बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी 1 2 3 4 बार सीटेट दिया है, बट वो 1 या 2 नंबर से बार बार रह जा रहे हैं। क्योंकि मिस्टेक वो नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक हमारा बोर्ड ही हमारे साथ कर रहा है, बट स्टिल सुधारना तो हमको ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराते वक्त उनके कीवर्ड्स देती हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को किस तरीके से आप अलग करके अपने आंसर पे कम समय पे पहुँच सकते हैं, ये चीज़ें बताती हूँ। और आपको सही आंसर आपके पीडीएफ में मिल ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप असर्शन और रीज़न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप पहले रीज़न पढ़ेंगे कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद मैं वर्षों में आसानी से बदला बदला जा सकता है, यानी कि आउटकम्स ऑफ सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन ईजिली चेंज इन अ लेटर ईयर्स। इसीलिए मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य होता है। ऐसा होता है क्या कि आप मान लो कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के जो परिणाम हैं उनको वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा होता है। मान लीजिए अगर बचपन में कोई हादसा या कुछ चोट आपको लगी है तो क्या आप उसको आसानी से बदल देंगे? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए तो सही है, लेकिन आर जो आपका जो तर्क जो कारण दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। Which principle of development does the following example illustrate? The development of a child does not take a straight path, it turn back and then move forward again. मतलब कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो बच्चे का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक लीनियर वे में नहीं होता है, वो एक यूनिफॉर्म मतलब स्पाइरल। यहाँ पे देखिए आप एक चक्रीय बढ़ोतरी देख रहे हैं, ठीक है, चक्रीय बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर बी जो है स्पाइरल एडवांसमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि मैनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन एज their children were imitating the central characters unruly behavior. This illustrate dash is an important agency of socialization. तो ये मीडिया है। देखो, बहुत अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो, एक शिनचैन कार्टून आता था तो उस पर बहुत सारे पेरेंट्स ने जो है वो प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और ये एक सोशली मुद्दा भी रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो बच्चे जो इस शो का जो मुख्य पात्र था ना शिनचैन, तो बच्चे उसका जो व्यवहार था ना वो अनुकरण करने लगे थे, यानी कि उसकी नकल करने लगे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूट था, जो कि अच्छा नहीं था। तो बच्चों ने ये कहाँ से सीखा था? तो ये बच्चों ने मीडिया से सीखा था। तो विच एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज दिस इज मीडिया। बच्चों ने टीवी पर देखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट? प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ कई बार बताई है, स्टिल मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करूँगी कि यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षण की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर 2 3 वर्ड्स तो अपने आप से सोच लें, जैसे कि इंक्लूजन यानी कि समावेशन, जिसमें कि आप हर प्रकार के बच्चे को लेकर के चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप हर प्रकार के बच्चे को लेकर चलते हैं। तो इट इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट दो अ वैरायटी ऑफ मैथड, ठीक है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों का मूल्यांकन करना शामिल है। देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। हो सकता है आप लोगों के मन में ये डाउट आया हो कि मैम यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे इंक्लूजन की बच्चे की बात हुई है, यहाँ तो प्रयोगात्मक और विधियों का मूल्यांकन शामिल कर दिया गया है। फिर भी देखो,
यहाँ पर बात हुई थी प्रगतिशील शिक्षण की, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षण की बात हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपसे कहता है कि इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। तो क्या बच्चों की एबिलिटी के अनुसार ही उनको ग्रुप करोगे? जितने भी 90+ वाले हैं वो इधर बैठ जाएं, जितने भी 70+ वाले हैं वो इधर बैठ जाएं। आप अंकों के आधार पर तो समूह नहीं बना सकते हो ना, ये तो अपने आप में निगेटिव है, मैम ने ये तो आपको बताया है। क्लियर? इट इन्वॉल्व इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग। आप स्टूडेंट्स को रैंक करोगे उनके मार्क्स पे, रैंकिंग भी तो अपने आप में नेगेटिव शब्द है और ये भी तो हमने आपको बताया है। रिवॉर्ड, यूज ऑफ रिवॉर्ड, ये भी तो अपने आप में निगेटिव है, ये भी तो हमने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी ही तो ओवरऑल आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी निगेटिविटी शामिल नहीं है। तो आप ऐसे भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप ये मत सोच के चलो कि आपका इसमें पीडीएफ में आंसर टिक है तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। चीज़ें ऑलरेडी बहुत ईजी है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। जीन प्याजे की अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोगों ने जीन प्याजे के बारे में ऑलरेडी इतना पढ़ रखा है जितना हमें ज़रूरी है, ठीक है। बाद बाकी हमें इनके इतिहास के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीन प्याजे प्रपोज द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस। हम सब लोग जानते हैं कि जीन प्याजे ने जो सीक्वेंस दिया है वो SP यानी कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, CF है, ठीक है। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, तो आपको आना ही आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे हल कर पाएंगे? यानी कि आपके जो बच्चे होंगे 7 से 11 के आसपास वाले या फिर उससे ज़्यादा वाले, तो कौन से बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो रौनक एट 11 चॉकलेट्स, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मैनी, हाउ मैनी चॉकलेट दे बोथ एट इन टोटल। तो नॉर्मल सी बात है, अगर रौनक ने 11 खाई हैं, उसकी बहन ने इसके दुगने खाए हैं, तो हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक, ऑलराइट। If A is greater than B and B is greater than C, then what is the relation between A and C? ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। और जब बच्चा फॉर्मल स्टेज में आता है तो वो क्रिटिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेगा, ठीक है। C एंड D भी आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं कि इनका डायरेक्ट आंसर आप निकाल लेंगे। अब हम लेव वाइगोस्की की बात करेंगे। मैंने आप लोगों को इस हिसाब से बताया कि आप क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट आप बगैर टाइम वेस्ट करें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, मेरी एग्जाम में आ गया कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, मैंने लेव वाइगोस्की देखा, मैंने ऑप्शंस देखे, सोशल है, कल्चर है, लैंग्वेज, निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देख लिया, फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, हाँ, तो लेव वाइगोस्की ने कहा है कि सोशल इंट्रैक्शन भी करता है, कल्चर भी करता है, लैंग्वेज भी करता है, लेकिन निगेटिव, निगेटिव तो अपने आप में ही निगेटिव शब्द हो गया। और ऊपर से रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को हम वैसे भी इसमें पियाजे ने ज़्यादा इसके बारे में बात कर रखी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो गया। डन। यहाँ पर भी हमें लेव वाइगोस्की की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्हेन टीचर मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ रिफर टू एज, यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? पुनर्बलन, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, का स्कैफोल्डिंग। तो लेव वाइगोस्की ही तो स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं और ये बात तो हम लोगों ने कितने बार देखी है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, द चाइल्ड्स मोलर डेवलपमेंट एट स्टेज 3 मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, द गोल्डन रूल, रिफर टू द स्टेज वेयर द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़, यानी कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि सेवरल टेलीविजन कॉमर्शियल डिपिक्ट मैन एंड वुमेन इन स्टेरियोटाइपिकल रोल्स, हाउ शुड अ टीचर डिस्कस दिस इशू इन हर क्लासरूम। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष और महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं को दर्शाते हैं। एक अध्यापिका जो अपनी कक्षा में इस विषय पर प्रकार की चर्चा करना चाहती है वो कैसे करेगी? तो शी शुड एनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजन डिस्कशन डिसीजन। वह उन्हें उन
विशेषज्ञों के आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर रही है, किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड थॉट कम फर्स्ट दैन लैंग्वेज? जीन पियाजे। जीन पियाजे, इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था? जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, यह किसने कहा है कि विचार पहले आता है? ऐसे हम लोगों ने याद किया था ना। प्याजे, व्याजे, वी विचार, पीटी, वी पीवी, वी से विचार कर लेंगे। इस टाइप से हम लोगों ने इसको पहले भी, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास से देखी है तो हम लोगों ने इसको इसी प्रकार से डिस्कस किया। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एनईपी के ऊपर भी हम लोगों ने एक प्रॉपर क्लास ली है, जहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक 60 to 65 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल मेड बाय अ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज नॉट करेक्ट? तो समेटिव असेसमेंट की बात नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर इसने कह रखा है कि एनईपी 2020 प्रपोजेस शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट। आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। शुड टर्म्स टेक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट एंड एवरेज बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट इन क्लासरूम? नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, कि क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने जाने वाले विद्यार्थी, मेधावी और औसत जैसी शब्दावली को इस्तेमाल करना है कि अरे यार तुम तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, अबे यार तुम तो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो? तो नहीं, हमें बच्चों को लेवल नहीं करना है। ठीक है, हमें उनकी एबिलिटी के अनुसार उन पे इस चीज़ों का मतलब उन पे मोहर या थप्पा नहीं लगाना है कि यार तुम तो ब्रिलियंट हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम एकदम भोंदू हो। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। Which kind of diversity should a teacher respect and include in her classroom? एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए? रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, सभी देने चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो ऐसे तो देने तो सभी को चाहिए, और यहाँ पर हो सकता है कि आपके ऑप्शंस जो है वो मिस प्रिंट हो गए हों, लेकिन स्टिल अगर हमें इन्हीं में से देखने की बात आएगी तो हम सामाजिक संस्कृत की तरफ भी जा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी को भी कह सकते हैं। ठीक है, मूर्ति, a grade 4 student is able to read only at level of a grade 1 student। यानी कि मूर्ति जो है वो कक्षा 4 का विद्यार्थी है, और पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? देखो यहाँ से आपको इतना, ये आपको ट्रिक मिल जाती है। ठीक है, जैसे उसको किस चीज़ में, शब्दों का मिलान करने में, ध्वनि में, पढ़ने में, उसको इन सब चीज़ों में कठिनाई आती है। डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, उसको पठन वैकल्प है। ठीक है, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम बाय, उनके सोचने के स्टाइल से, इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। पॉपुलरिटी से नहीं, पता चला कोई गुंडई गर्दी में पॉपुलर है तो ऐसा थोड़ी है कि वो गुंडागर्दी में पॉपुलर है तो फिर भाई, तो फिर तो उसका जो सोचने की क्षमता है वो उसी की तरफ जाएगी ना, कि यार किसी समस्या का हल है, मैथ्स का है तो पन्ना फाड़ के फेंक दो, किसी से कोई मैटर हो गया तो चल के पीट आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वॉट आर द फॉलोइंग बिहेवियर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पेन, फाइन फिजिगेटिंग, इनएबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग? मतलब निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? कि कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। मतलब कोई एक बच्चा है मान लो क्लासरूम में, मैम कुछ पढ़ा रही हैं तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ी देर पंखे को देख रहा है, फिर वो थोड़ी देर बाहर देख रहा है, फिर उसने अपने दोस्त को थोड़ा सा पिंच कर दिया कहीं उसने, फिर उसका पेन गिर गया, फिर उसकी कॉपी गिर गई, फिर वो पानी पीने चला गया। मतलब वो एक 35-45 मिनट की क्लास में वो एक जगह आराम से बैठ नहीं पा रहा है। तो ये होती है AHD ADHD, यानी कि अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है ना उसको एक जगह बैठ के पढ़ने में दिक्कत है, वो एक जगह आराम से पढ़ नहीं, वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है ना कि उसको एक जगह उसे बैठा ही नहीं जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन? तो एबिलिटी ग्रुपिंग, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो योग्यता के आधार पर जो आप बच्चों का ग्रुप बना देते हैं वही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस? निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। ठीक है, मान लो अगर आप
2+2 पे काम कर रहे हो, तो इसके अलावा आप और विकल्पों को अपने मन में नहीं सोच पाते हो। आपका जो दिमाग है, जो आपकी नज़रें हैं जो देख रही हैं, बस वहीं तक केंद्रित है कि हमें ये दिखाई दे रहा है तो हमको यही करना है। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी विच फोकस ऑन। अध्यापक को कक्षा प्रबंध कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में संप्रेरणात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? रट्टा लगाना, गलत। दंड देना, गलत। बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देकर बच्चों को तर्क शक्ति के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही बात है। ये रिवॉर्ड फिर से गलत है। देखो, शब्द वही घूम फिर के आते हैं, बस आपको शब्द पहचानने आने चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट, adapting curriculum and assessment to the students need, flexible group of peer interaction, employ rigid। देखो, रिजिड क्लासरूम, रिजिड अपने आप में फिर से एक नेगेटिव शब्द हो जाएगा। हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा 1, 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? यानी कि रेखा प्रोवाइड अ मैप ऑफ इंडिया विद लैंडफॉर्म एंड रिवर टू हर स्टूडेंट्स एंड encourage them to make initiative guesses about the location of major cities in it. Her approach of teaching learning is rote memorization है, डायरेक्ट है, ये सब नहीं है। देखो, उसने बच्चे को एक मैप दे दिया। ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो मैंने आप लोगों को ये मैप दे दिया। अब इसमें आपने डिस्कवर किया ना कि भैया यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर ये आपका चेन्नई तमिलनाडु है, इधर है, यहाँ आपका बंगाल है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चाइना है। तो आपने इन सब चीज़ों की डिस्कवरी कर रखी है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट इन अ हायरार्कियल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड। किसी संप्रेरक तथा उसके उप संप्रेरक की अधिक्रम तथा अंतः संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, चित्रण आयोजक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सेवरल एजुकेशनल रिपोर्ट्स ऑफ रिवीलिंग दैट स्टूडेंट्स आर अंडर परफॉर्मिंग देन द एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड दिस गैप शुड बी। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहा है। मतलब जितना उसको करना चाहिए था, जितना आपने, अब मैंने एक्सेप्ट किया था कि मेरी वीडियो पे 500 व्यूज़ आ जाएंगे, बट मेरे 50 पे आके अटक गए। मतलब कि जितना मैंने सोचा था मेरा उससे कम हो गया। तो इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? सिस्टम। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही है। जो एक बच्चा है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब जब उन्हें सीखने का एनवायरनमेंट मिलता है। देयर लर्निंग एनवायरनमेंट फोस्टर देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी। विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? जिज्ञासा। शर्म, डर, निराश, ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर होंगी तो वो अर्थपूर्ण लर्निंग क्या, वो लर्निंग ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। वो अगर डर के भी कॉपी लेके बैठेगा ना बच्चा, तो इधर ही उधर देखता रहेगा कि कहीं हमें पापा देख तो नहीं रहे हैं, कहीं हमें मम्मी देख तो नहीं रही है। बट अगर उसके अंदर सीखने की फीलिंग रहेगी तो वो सीख जाएगा। यानी कि जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर से आपको एक बड़े क्वेश्चन के साथ असर्शन एंड रीज़न। तो सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बच्चे द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे का जो भी कॉन्सेप्ट है, मान लो बच्चे ने कह दिया पानी ब्लू है, इट मीन्स उसने कुछ तो ऐसा देखा है, उसने कहीं से तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि पानी ब्लू है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पानी ब्लू को ही लेते लेते आपको बताना है कि पानी ब्लू है कि पिंक है कि ग्रीन है या फिर उसका कोई भी कलर नहीं है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह से क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए?
तो चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। पुनरावर्ती, रिपीटेटिव नहीं, रिकॉलिंग भी नहीं, और टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दी जाए। आपने बच्चे को अगर कोई टास्क दिया है, मान लो अगर आपने बच्चे को एक वॉल्केनो भी बनाने को दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि सर हम इसके अंदर क्या कर दें कि जो हमारा वॉल्केनो है वो ब्लास्ट होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो अगर आप बच्चे को क्वेश्चन पूछने की ही परमिशन नहीं देंगे, तो फिर वो कोई कैसा क्लासरूम नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो कि 20 मिनट में मैंने कंप्लीट किए। होप सो मैंने बहुत कोशिश की है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की, ताकि कि कुछ चीज़ें तो भाई आपको समझानी भी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर आपने क्लियर करना है, हमारा तो हो ही चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।